बड़ी खबर के साथ ही बताते चले पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह से मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है। और ये भी बताना बहुत अहम है कि 7 मई को मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। और देश के अंदर आप देखिए कई राज्यों में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस बीच में लगातार आप देखिए हमले के दौरान खुद को बचाने की यहां पर अब आम जनता को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ बताते चले, एक एक करके देखिए किस तरह से अब बड़ी खबर ये सामने आई कि किस तरह से बड़ी अपडेट है। आप देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है क्योंकि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल के साथ साथ अब देखिए किस तरह से कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया जाएगा। और साथ ही ये बताना बहुत अहम रहेगा, जो मॉक ड्रिल होगी उसमें किस तरह से लोगों को पढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। और साथ ही साथ समझिए कि एक एक करके भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ बड़ा एक्शन जो है वो ले सकता है। एयर रेड वार्निंग सायरन होंगे, क्रैश ब्लैक आउट होगा। और ये 7 मई को देश भर के अंदर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से एक्शन मोड में अब यहां भारत सरकार भी नजर आ रही है, क्योंकि 7 मई को यहां मॉक ड्रिल करने की बात कह दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट देखिए किस तरह से यहां पर अब फाइनल स्टार जो है वो सामने आ गए हैं, क्योंकि 7 मई को देश भर के अंदर सिविल डिफेंस की तरफ से एक बड़ी मॉक ड्रिल हो सकती है कि युद्ध अगर हो जाता है तो कैसे आपको ब्लैकआउट करना है, अपनी पूरी बिजली को बंद कर देना है। जब जंग होती है तो कैसे आपको अपने दूसरे को किस तरह से बचाना है, रेस्क्यू करना है। जंग के दौरान कौन से एहतियात आपको बरतने हैं। और क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत यहां पर बड़ी जो है वो स्ट्रैटेजी बन रहा है। और उसके साथ साथ बताते चले लगातार कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश भी हो रही है। तो फिलहाल मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह से अपडेट है, किस तरह ये पूरी मॉक ड्रिल रहेगी, जिस पर भारत अब जल्द ही फैसला भी आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान को लेकर ले सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। अनुपम तिवारी है रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत दोनों का जुड़ने के लिए। निपुण आलम बयान हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राकेश जी, फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो गया है, 7 मई को मॉक ड्रिल है। देखिए, सबसे पहले मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूं। वो सबसे पहले ये है कि सुन त्जू ने कहा था कि विक्ट्री विदाउट फाइटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ विनिंग। तो बगैर लड़ाई लड़े हुए ही हमने पाकिस्तान को ऑलरेडी आधा तो परास्त कर ही दिया हुआ है। आपने हर जगह में देखा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो देश होते हैं, नेशंस डोंट गो टू वॉर बेस्ड ऑन जस्ट इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। ये एक होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में सारे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर आर अप्लाइड टू स्टार्ट विद पॉलिटिको डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री पावर। तो आपने देखा होगा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक बिल्डअप कर रहा हूं कि हमने इसमें देखा है कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर इज द लास्ट इन द रंग ऑफ दिस थिंग। जब बाकी चीजें फेल होती हैं तभी ही जाके मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स का किया जाता है। तो लोगों का इस वक्त कहना, जो इतनी देर से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, अभी तक लड़ाई क्यों नहीं हुई, अभी तक वॉर क्यों नहीं हुई, पाकिस्तान को वो करो, मैं ये समझाना चाहता हूं कि उसका भी वक्त आता है। आपने पहले देखा होगा, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि पहले जमाने में क्या होता था, लड़ाइयां कैसे होती थी। वो फोर्ट्स वगैरह को पहले सराउंड कर लिया जाता था, फिर उनकी सप्लाई चोक कर दी जाती थी, उसके बाद में उनका मोराल तोड़ा जाता था और बाद में अटैक किया जाता था। यही हो रहा है, यही हमारी गवर्नमेंट ने किया है, स्वयं बरता है। और हमें पता है कि हमने एक्शन लेनी है, लेकिन एक प्लान के तहत हम लोग जा रहे हैं। हमने जो सीसीएस के बाद में डिप्लोमेटिक और जो हमने इकोनॉमिक एक्शंस ली हैं, उससे क्या है कि हम पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, डर गया है, बौखला गया है, मोबिलाइजेशन कर दी है। मॉक ड्रिल्स उनकी तरफ से पहली होनी शुरू हो गई हैं, लाइट्स आउट होनी शुरू हो गई हुई हैं, एयरक्राफ्ट तैनात हो दिए हैं। तो अभी वो सिचुएशन बनी हुई है कि आने वाला है टाइम, हो सकता है
तो मैं अभी भी बोलूंगा वॉर मॉन्गरिंग हमको नहीं करनी चाहिए। कि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए, तो जो आपने मेरे से सवाल पूछा है मैं इसको 30 सेकंड में कंप्लीट करूं कि ये वाली जो सिचुएशन होती है ये वॉर में होती है कि जब हम लोग मॉक ड्रिल्स करते हैं, सिविल डिफेंस एक्टिवेट करते हैं, एयर रेड सायरन्स, बंकरों में जाते हैं। मुझे याद है जब मैं बच्चा था 65-71 की वॉर में, हमने अपने हर एक घरों के बीच में, गांधीनगर के बीच में, बॉर्डर के साथ में हर घरों के बीच में एक एक बंकर बने थे। पहले रेड सायरन होता था, हम लोग अंदर चले जाते थे। तो मतलब ये लोगों को समझाना जरूरी है ना कि अगर सायरन बजता है तो किस तरह से आपको एक सेफ प्लेस पर चले जाना है, और जैसे ही हमले की चेतावनी दी जाती है। यहाँ पर मैं निपुण आलम बयान जी आपके पास आऊंगी। अगर हम देखें कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भारत लड़ रहा है और एक रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की, उसकी वजह से इस तरह से तिलमिलाहट है कि बॉर्डर पर अपने लोगों को तैनाती कर दी गई, आम लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। और अभी अभी मैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि पूरे बॉर्डर्स को खोल देना चाहिए और इंडियन आर्मी को आने देना चाहिए, हमारी जनता ही सबक सिखा देगी। लेकिन वो जनता तो लड़ती हुई दिख रही है। निपुण जी। देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही। देखिए, अब जैसे पाकिस्तान के जो बयान आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री का, अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री का डिफेंस वाले मैटर में या युद्ध के हालात में क्या काम है, कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ये नहीं पता कि इन मामलों में, किस मामलों में किसको बोलना है। ये डिफेंस मिनिस्टर को बोलना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को बोलना चाहिए, या आपका गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर सेना प्रमुख। ये सामने दिखता है कि सेना ही वहां सब कुछ है। ईरान के जो विदेश मंत्री ने देखा भी होगा, वो शहबाज शरीफ से मिले तो वहां मुनीर साहब से मिले। मेंडेट यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना। एक तो मैं पाकिस्तान के इस तरह के जो मंत्री हैं उनका बयान को मायने नहीं देता। ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वीकनेस को दिखाता है कि वहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं है। जिस नेता का जो मन करे वो बोल देता है, पहली बात। दूसरा, अभी जो मुझसे पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। देखिए क्या होता है, भारत का जो वॉर करने का तरीका है इसको हम लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बोलते हैं। और भारत जो आज पॉलिसी लेकर चल रहा है उसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं टेंटर हुक। टेंटर हुक का मतलब ये होता है कि सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को कंफ्यूज रखो कि वो तैयार ही ना हो पाए, तैयार हो या ना हो। एक आपने कहावत सुनी होगी बचपन में, भेड़िया आया, बार बार पाकिस्तान क्या कि भारत आज हमला कर देगा, भारत आज हमला कर देगा। आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने कहना शुरू कर दिया था कि 2 से 3 दिन के अंदर हमला होने वाला है। उसका फिर बयान आपके आ रहे थे, लेकिन भारत ने कोई अटैक नहीं किया। भारत बिल्कुल पीस के साथ में, पहले हमने डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए। अब भारत की पूरी कोशिश क्या है कि पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डलवाया जाए, साथ ही IMF से जो उसको मिलने वाली फंडिंग है 8 मई को वो रुकवाई जाए। हम उन सब को लिए काम कर रहे हैं और साथ में अपनी मिलिट्री को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसा कि आज गृह मंत्री जी के द्वारा भारत के अंदर भी मॉक ड्रिल के लिए बोल दिया गया, बिल्कुल सही बात है कि ये उस हालात के लिए होता है, लेकिन ये नहीं कि हम एकदम वॉर के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन जब हम कोई स्टेप लेता है, कोई भी देश कोई भी स्टेप लेता है, तो पता नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। रशिया ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन के साथ हमारा वॉर इतना लंबा चल जाएगा, कि हम बहुत एकदम कई साल तक उलझ के रह जाएंगे। ये इसराइल ने सोचा होगा। लेकिन जब हम कोई स्टार्ट करते हैं या कोई सख्त कदम लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो दिखता है पर्दे के सामने, पर्दे पर वो होता नहीं है, उसके बैक में बहुत सारी पावर्स होती हैं। चीन का भी अपना एक इंटेंशन है पाकिस्तान को सपोर्ट करने को लेकर। क्या चीन कितना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, और चीन क्या करे पाकिस्तान को आगे बढ़ा दे। चीन का फायदा पाकिस्तान को खत्म करने में भी, भारत के साथ टकराने में भी चीन का फायदा है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट होते हैं। अनुपम तिवारी जी, निपुण जी ने एक बहुत बेहतर सवाल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भेड़िया आया वाला खेल जो है वो पाकिस्तान खेल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जब भेड़िया आ जाएगा तो फिर कोई साथ नजर नहीं आएगा। निश्चित तौर पर निपुण जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और जनरल साहब की बात भी पूरी तरह से जायज है। भेड़िया आया वाली सिचुएशन है, और भारत ने एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के सामने खड़ी कर दी है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका दुश्मन कौन है। वो भारत से लड़ाई के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनके पीछे तालिबान उनके ऊपर इस समय हमलावर दिखाई दे रहा है। बलोचों ने विद्रोह और तेज बढ़ा दिया है। सिंध के अंदर समस्याएं पहले से ही चालू थी, वो और इग्नाइट हो चुकी हैं। POK के अंदर समस्याएं बढ़ चुकी हैं, और अब जबकि पानी का असर दिखने लग गया है धीरे धीरे करके, तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी। देखिए एक छटपटाहट है पाकिस्तान के अंदर, एक उनके अंदर ये एक कंफ्यूजन की स्थिति है। बिल्कुल सही कहा सर ने
कि कंफ्यूजन की स्टेट है और हिंदुस्तान इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। पाकिस्तान को इस समय समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या चाहिए, और ये स्थिति बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई है। आप देखें, हम चाहते तो दूसरे दिन अटैक कर सकते थे, हमारे पास ताकत है, काबिलियत है, हम कुछ ठिकानों को पाकिस्तान के निशाना बनाते, उनके ऊपर हमलावर हो जाते और शायद हम ये अपने आप को मुगालते में रखते कि हमने बदला ले लिया, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने पूरा का पूरा प्लान चेकआउट किया है, लगातार मीटिंग्स हुई हैं, लगातार बैठकें हुई हैं, और अब जो ये मॉक ड्रिल की बात आ रही है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हम लॉन्ग टाइम तक वॉर में भी अगर हम उलझते हैं, जैसा कि निपुण जी ने बताया था कि रशिया यूक्रेन का एग्जांपल दिया था, तो हम उसके लिए भी अपनी तैयारियां रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लड़ाइयां हमने देखी पिछले एक दशक में, दुनिया में जहां भी लड़ाइयां हुई हैं वो लंबी खींची हैं, चाहे एक देश कितना ही कमजोर हो और एक देश कितना ही ताकतवर हो, क्योंकि लड़ाइयां आजकल कई तरह से लड़ी जाती है। और भारत पाकिस्तान का जब बात आती है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होती, हमको ये बात समझना चाहिए। कहीं ना कहीं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती ही होती है, और यहां पर भी होगी। अगर कन्वेंशनल वॉर शुरू होता है तो तमाम देश, कुछ पाकिस्तान के पीछे लामबंद होंगे, कुछ भारत के पीछे लामबंद होंगे, और इसी के सहारे जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो अपने उल्लू सीधा करना भी शुरू कर देंगे। तो एक बड़ा गेम चलेगा जो मुझे लगता है अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसके ऊपर शुरू हो जाएगी, जिसके बीच में से निकलना है भारत को, क्योंकि भारत इस वक्त 5वें पायदान की अर्थव्यवस्था है, तीसरे पर पहुंचने की कगार पर वो काम कर रहा है, और नंबर 1 पर कब पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता है। तो जियोपॉलिटिकली जिस तरह से अब काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे बचते हुए ये पूरा काम करना पड़ेगा। आ रही हूं मैं राकेश जी आपके पास, एक सेकेंड। निपुण जी, एक बार दोबारा प्रश्न कीजिएगा, मैं आपको सुन नहीं पाया था। जियोपॉलिटिकली जिस तरह से हिट करने की कोशिश की जाएगी भारत को भी, क्योंकि अगर हम 71 के युद्ध को देखें तो ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे अंदर खाने से किस तरह से भी बात की हो। 47-48 में जो हालात बने, जो पाकिस्तान अलग हुआ, तो सबसे पहले दूतावास वहां पर ही था, लेकिन आज मध्यस्थता की यहां पर पेशकश होती है, तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि ग्लोबली किस तरह से रहेगा। बिल्कुल, देखिए आशा, आपने जो कहा, मैं आशा इस बात में ये कहूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रकृति होती है कि यहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। यहाँ कोई चैरिटी नहीं करता, कि समझ गए ना, आपका कोई दान करे या कुछ ऐसा, चैरिटी कोई देश नहीं करता, ना ईरान करता है, ना भारत, ना पाकिस्तान। भारत के खैर हम एक अलग फीचर्स में रखते हैं, उसको हम हटा देते हैं। ईरान अगर ये कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मैं एक मीडिएटर बन सकता हूँ, युद्ध को रोक सकता हूँ, तो इसमें ईरान का इंटरेस्ट है। और ईरान पाकिस्तान का साथ जो 71 की आप जब बात कर रहे हैं, तो 71 में रजा पहलवी की गवर्नमेंट थी, और रजा पहलवी जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका की ज्यादा अलाइन थी, और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ही एक गुट में थे, और ये तीनों ने ही भारत पर क्या था, आपका प्रेशर था। अमेरिका तक अपना 7वां बेड़ा वियतनाम से शिफ्ट करके भारत के इंडियन ओशन की ओर बढ़ा दिया था, मलक्का स्टेट की ओर। तब रशिया ने हमें मदद की थी। उस समय के हालात कुछ और थे, आज के हालात कुछ और हैं। तब भी हमने इन सभी ताकतों का एक साथ मुकाबला किया था, रशियन से हमें मदद की थी। ठीक है। आज हम जब ईरान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि वो ईरान को दे दे और ईरान को कहे कि ईरान भैया हमें मदद कीजिए, हम आपको बदले में ये देंगे। मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। भारत के पास बहुत कुछ है। भारत ईरान को ऑफर दे सकता है कि भैया आप इस मामले में शांत रहो, एक काम करो, आपको तेल बेचना है, 3 साल का हम डील कर लेते हैं, 3 साल तक हम आपसे इतना % आपका तेल खरीदेंगे। ईरान तत्काल साइलेंट हो जाएगा। ईरान को आज ये बात जानता है, ईरान ये जानता है कि अमेरिका इजराइल का जो प्राइमरी टारगेट है आज, वो केवल और केवल ईरान है। अरे अभी तो सवाल ही वही है ना कि भरोसा किस पर किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ राकेश जी आपके पास अगर मैं आऊं, अलग अलग देश कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन खड़े होने से और साथ में लड़ने में कितना फर्क होता है, ये बड़ा सवाल अब बन गया है कि आप सामने से कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फेवर कितना कर रहे हैं कि साथ में होकर लड़ेंगे भी, ये तो किसी की तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। जापान और रशिया पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि रशिया की अगर बात करें तो अभी तक आप देखिए भरोसे के काबिल तो काम किया गया है। जापान और रशिया में अभी तक बातचीत जो चल रही है। आशा जी देखिए, फॉरेन पॉलिसी में और जियो पॉलिटिक्स में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर आर नो परमानेंट एनिमीज। ये इक्वेशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल वो सिचुएशन बदली होती रहती है। हर एक में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्पेस का जो मैनेजमेंट होता है, उसमें जो देश है उसी प्रकार से अलाइन करते हैं। सो पाकिस्तान एक पहले बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था, जिसके कारण
कि अमेरिका उसके साथ में इंटरेस्टेड था क्योंकि उसने रशिया को उस टाइम पे सोवियत यूनियन को डिफीट करना था और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में स्पेस लेनी थी। उसके बाद में उसने उसका साथ छोड़ दिया 9/11 के बाद में। उसके बाद चाइना ने अपना, क्योंकि वार्म वाटर में आना था और पर्शियन गल्फ की तरफ में उसने अपना फायदा ढूंढना था। सो एक स्ट्रेटेजिक स्पेस के साथ में कोई दोस्त बनते हैं नहीं बनते हैं। आपका भी सवाल जो मेरे साथ में था कि आप इस वक्त की सिचुएशन के बीच में आपने देखा है कि पूरा विश्व ज्यादातर हमारे साथ, भारत के साथ में खड़ा है। वो टेरर के अगेंस्ट हैं, बोलते हैं हम आपके साथ में हैं, आप क्या बोलते हैं एक्शन लीजिए। लेकिन साथ साथ में ये भी बोले जा रहे हैं कि आप संयम बरतिए, क्योंकि उनको शायद कहीं और से भी किसी टाइम पे क्या करना है। तो जैसे आपने मुझे पूछा कि रशिया, मैं कहूंगा कि रशिया हमारा हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। 71 की वॉर के बीच में जबकि पाकिस्तान के साथ में हमें जो ईस्ट पाकिस्तान था उन्होंने 7th फ्लीट भेजी थी, तो किसने हमें बचाया था? तो उस टाइम पे रशिया ने अपनी सबमरीन भेज के रोक दिया, नहीं तो शायद कुछ और बदली हुआ होता। इसी प्रकार से तो मैं कहूंगा रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। वो ओपन नहीं आएगा साथ में, लेकिन उसने हमें अभी कल ही तो दे दी, हमें इगला सिस्टम जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, उसने कल ही दे दी। अभी चाइना की आप बात कर लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक सारा लोकेशन चल रही है, सारी जियो पॉलिटिक्स चल रही है। चाइना को अभी उसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में इतना है कि चाइना को चाहिए कि वो मिडिल ईस्ट के बीच में कहां पहुंचे और वो पाकिस्तान के थ्रू उसने इतना पैसा खर्च किया सी पैक में, ग्वादर के बीच में। तो इसीलिए चाइना उसको सपोर्ट करेगा और चाइना डायरेक्ट वॉर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, लेकिन वो उसने ऑलरेडी उसको सप्लाईज भी की है और वो उसको जब भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट आएगी कहीं पर भी यूएन में, तो चाइना उसका साथ जरूर देगा। ये सोचकर लड़ना है ना कि हम अकेले हैं, अकेले अपने दम पर लड़ना है। अनुपम जी, सवाल ये है कि साथ में कौन है और लड़ेगा कौन साथ में, इस बीच में ना फंसकर सिर्फ ये फोकस करना है कि अकेले हैं, अकेले अपने दम पर लड़ना है और उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन जिस तरह से मॉक ड्रिल का ऐलान हो गया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, क्या ये जंग का ऐलान माना जाए? क्योंकि जनता के साथ इस तरह से संवाद करने की बात हो रही है, सायरन बजेगा तो आपको क्या काम करना है, उसके बाद आपको कैसे रेस्क्यू करना है, दूसरों को कैसे आपको रेस्क्यू करना है, ब्लैकआउट आपको कैसे करना है, क्या माना जाए? देखिए, बहुत ही ये सवाल बहुत वाजिब है आपका। और ये जो मॉक ड्रिल का जो इशू है, इसको मैं यही मानता हूँ सरकार ने बहुत ही मैच्योर स्टेप उठाया है। क्योंकि देखिए, हमारे आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, जब अलग अलग जगहों से अधकचरी सूचनाएं लोगों को मिल रही हैं, जब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या भारत ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया या पाकिस्तान करेगा या नहीं करेगा, तमाम तरह की बातें हो रही। इस तरह से एक रिलायबल इंफॉर्मेशन और एक प्रीएम्प्टिव इंफॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और ये मॉक ड्रिल इसी में जा रही है कि देखिए, हमारा दुश्मन वो है जिसके बारे में हम शर्तिया तौर पर कुछ नहीं कर सकते, कह सकते हैं। वो आज डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है, कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी पहली स्ट्राइक उसने हमेशा करी है हिंदुस्तान के ऊपर, चाहे 71 का वार हो, चाहे 99 का वार हो या फिर 65 का वार हो, पहला स्ट्राइक वही करता है। और जब वो स्ट्राइक करता है तो भारत जब रिटेलिएट करता है बहुत जबरदस्त तरीके से करता है। लेकिन फिर भी पहली स्ट्राइक से बचने के लिए या फिर कुछ ऐसा एडवेंचर अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है, हमारे ऊपर हवाई हमले करने की कोशिश करता है, तब उससे बचने के लिए हमारे जो शहरी हैं उनको कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि साहब इस तरह की स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपनी जान कैसे बचानी है, अपने पड़ोसियों की जान कैसे बचानी है और इंफॉर्मेशन कैसे एक दूसरे को पास ऑन करनी है। तो युद्ध के लिए हमेशा कोई भी देश है अपने आप को तैयार रखता है, वो भी जब आपके अपोजिशन में एक ऐसा होस्टाइल दुश्मन हो जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता वो क्या करेगा। क्योंकि उनके यहाँ भी कोई एक सरकार तो है नहीं। अगर शहबाज शरीफ को लग रहा है कि पाकिस्तान को भारत से युद्ध करना चाहिए, तो हो सकता है मुनीर का प्लान कुछ और हो, और अगर मुनीर का प्लान कुछ और है तो हो सकता है जरदारी का प्लान कुछ प्लान सी हो। तो उनके बीच में आपस में कुछ नहीं। और इस बीच पता चला कि फौज का कोई एक छोटा मोटा जनरल जो मुनीर के नीचे काम करता है, वो अपने पद को ऊपर बढ़ाने के लिए वही कुछ ये जो अपने घर के अंदर ही इस वक्त लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ना, अगर हम पख्तूनख्वा की बात करते हैं जिसमें 17% आबादी पाकिस्तान की है, लेकिन उसमें 48% ऐसे लोग हैं पख्तूनख्वा के अंदर जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर एक तो आतंकवादी संगठन, दूसरा उन्हीं की जनता,
जिनके साथ वो लड़ रहे हैं। यानी बलूच के अंदर आप देखिए वो कह रहे हैं कि हमें अलग कर दीजिए, फिर सिंध पंजाब के अंदर अलग परिस्थितियां बनी हुई हैं, जनता अलग से आप देखिए विद्रोह कर रही है, दूसरी तरफ आर्मी अपना एक ऑपरेशन लेकर आ जाती है, मुनीर अपनी तरफ से अपने 5 साल की एक्सटेंशन को लेकर बयानबाजी कर देते हैं। अब एक एक करके मंत्री जो यहाँ बगावत करने की बात कर रहे हैं और सीधा सीधा धमकी परमाणु मिसाइल की दे रहे हैं, तो ये क्या समझा जाए कि एक डर है पाकिस्तान के अंदर? निपुण जी। हाँ देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो लोकप्रिय नेता है, जो दिखाई देता है वो लोकप्रिय नेता, वो तो जेल के अंदर है। जो लोकप्रिय नहीं है वो आपका इस समय लीडरशिप में है। और दूसरी बात क्या, जिस मंत्री को, जिस नेता को बयान इस मुद्दे पे देना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, दूसरे जिनका कोई मतलब नहीं है वो इसमें कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में नेतृत्व का अभाव है, पहली बात ये। दूसरा, हम बलूचिस्तान की बात करें, खैर पख्तूनख्वा की बात करें, स्थिति पाकिस्तान की आज ये है कि 71 में हमने बधाई दी थी कि बधाई बेटा हुआ है, ऐसी स्थिति आज 2 और बेटों की स्थिति पाकिस्तान बनी हुई है। कभी भी बधाई देनी पड़ सकती है, बलूचिस्तान हुआ है। ये स्थिति बलूचिस्तान की। बलूची ये कहते हैं हम 10,000 साल से बलूची है, 1600 साल से मुस्लिम है और 70 साल से हमको पाकिस्तानी बनाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, जबकि हम पाकिस्तानी नहीं है। तो बलूचिस्तान ये डर भी है। और देखिए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देता हूँ। अभी मैं देख रहा था, पाकिस्तान ने जो अपने एयरक्राफ्ट जो अपने पोस्ट किया है, यानी उनको सेटल किया है, तो जो F-16 जिनकी दम बढ़ता है पाकिस्तान, 50% से ज्यादा जो उनका डिप्लोमेट है वो आपका बलूचिस्तान में किया है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि कार्रवाई जो है वो POK में भी हो सकती है और हो सकता है बलूचिस्तान के माध्यम से भी कार्रवाई हो सकती है। मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ कि उरी अटैक के बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया, उससे पाकिस्तान ठीक नहीं हुआ। पाकिस्तान मतलब सिंपल बहुत देसी भाषा में कि पाकिस्तान का इलाज नहीं हो पाया। पाकिस्तान को हम जो चाहते थे कि पाकिस्तान किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ना रहे, और अगर लिप्त रहना तो अपने देश के अंदर रहे, हमारे ऊपर ना करे। उससे पाकिस्तान सबक नहीं सीखा, तो इस बार कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। और उस कड़ी कार्रवाई में देखिए, इस पूरे वॉर के पीछे पाकिस्तान हमला क्यों करवाया? हमला कराने का रीजन ये था कि पाकिस्तान खुद देख रहा है कि मैं यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं है। और जो उनके मंत्री का बयान था कि हमें नागरिक छोटी सी बात आपसे समझना चाहूंगी। अब यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आतंकवाद का गढ़ माना गया है पाकिस्तान को, कि आतंक को पाल रहा है अपने घर के अंदर, ग्लोबली तरीके से देखा जाए तो हर एक कंट्री के अंदर आतंकवादी हमले कराने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन किसी भी कंट्री ने रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं की है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म किया जाए। क्या लगता है कि भारत को पीछे धकेलने के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग कंट्रियों की तरफ से भी? थोड़ा सा समझना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी पहले अमेरिका ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने साथ लिया। अभी जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बताया सर ने कि देखिए, बगदाद पैक्ट, सीटो पैक्ट पाकिस्तान को लिया गया। देखिए, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, मैं पाकिस्तान को हमेशा बोलता हूँ एशिया का चौराहा, और वो ऐसे चौराहे पर अवस्थित है कि जो पाकिस्तान में बैठ जाएगा वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को, क्या पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकता है। तो पाकिस्तान की लोकेशंस को इंपोर्टेंस बनाती है। इसीलिए जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है। वो जानते हैं ग्लोबल पावर्स कि इंडिया हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, हर तरीके से इंडिया के पास में क्या क्षमता है एक महाशक्ति बनने की। अब उस महाशक्ति को पहले किसके द्वारा रोका जाए? अमेरिका आज रोकने के लिए तैयार नहीं। आज अमेरिका ये समझता है कि भारत अगर शक्तिशाली होता है तो भारत की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले होगा तो चीन के अगेंस्ट होगा। रीजन क्योंकि चीन जिस प्रकार से हमारे काम में टांग अड़ाता है, तो आज की तारीख में मैं नहीं कहता हूं कि अमेरिका हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा। आज अमेरिका चाहता है भारत ताकतवर हो और भारत का सीधा कॉन्फ्लिक्ट क्या चीन से हो। चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान के माध्यम से मैं भारत की रफ्तार को धीमा करूं। तो आज की तारीख मुझे लगता है सीधा कि चीन का इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा है। राकेश जी, वो कह रहे हैं चीन का इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान को इस तरह से उकसाने के लिए। बिल्कुल ठीक, मैं निपुण जी के साथ में तारुफ रखता हूं, क्योंकि देखिए, एशिया के बीच में अगर कोई उभरती पावर है वो है चीन और दूसरा इंडिया, और दोनों के बीच में होना चाहिए था कोऑपरेशन और हेल्दी कंपटीशन। लेकिन इस वक्त क्या है कि चीन को पता है कि अगर इंडिया को नीचे किया तो मैं उस स्टेटस पे पहुंचूंगा, और अमेरिका अभी जो चीन से भी खतरा है उसको, और
अगर मैं क्लियर टर्म में बोलूं तो चीन नंबर 2 पायदान पे आ चुका हुआ है ऑलरेडी। तो इसीलिए चीन चाहता है कि इंडिया को वीकन करना और पाकिस्तान का साथ देने से उसको, जो हम लोग बोलते हैं 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर, वो उसको अंजाम देता है। मैं एक छोटी सी इसमें बीच में छोड़ना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान ने क्या बड़ी स्ट्रेटेजी की थी। उसने चाइना की मदद से जो लद्दाख फ्रंट को एक्टिवेट कराया, जिसके कारण कि हमने जम्मू रीजन में से ट्रुप्स उठा के हमको वहां गलवान के बाद में वहां ले जाने पड़े, यहां वॉइड हो गया और पाकिस्तान ने अपना दोबारा से जो एजेंडा था उसका टेररिज्म का यहाँ पर उजागर कर लिया। तो ये दोनों की मिली भगत थी। एजेंडा चलाने की वो बात कर रहे हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मिल रहा है। हाँ ठीक है राकेश जी। अनुपम जी जल्दी से क्लास कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, एजेंडा चलाने की बात तो बिल्कुल सही है, सबका अपना अपना एजेंडा है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा था ना कुछ देर पहले कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अपनी लड़ाई लड़नी आती भी है और उसके लिए हम प्रयास करना शुरू भी कर चुके हैं। हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, हमारे पास लड़ने वाले हाथ भी हैं और हमारे पास लड़ने वाले ब्रेन भी हैं। तो मुझे लगता है इस लड़ाई को हम आसानी से जीतेंगे और बिना कोलेटरल डैमेज के जीतेंगे, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि साहब हमारा भी नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हम इस तरह सदे कदमों से चल रहे हैं, हमारा नुकसान कम से कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, निपुण जी आपका भी धन्यवाद और राकेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जीरो पॉलिटिक्स जो चल रही है, इससे बचकर पाकिस्तान को खदेड़ना है। पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए आतंकी आका हैं उन्हें खदेड़ना है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है वो 3रे पायदान पर आ रही है, उस पर भी स्ट्रैटेजिकली सोचना बहुत जरूरी रहेगा कि क्या जंग अगर होती है तो हमारा नुकसान होगा और हम पीछे आएंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए कैसे आतंकवाद से भी लड़ा जाए और अपनी अर्थव्यवस्था को भी स्टेबल रखा जाए, क्योंकि भारत इस वक्त शक्तिशाली देशों में गिना जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।